दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन का वन शॉट रिवीजन, माने एक शॉट के अंदर पूरी की पूरी इक्वेशन को हम रिवाइज करने वाले हैं। चाहे उसमें लीनियर इक्वेशन हो, चाहे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और चाहे उसमें क्यूबिक इक्वेशन हो, चाहे उसमें वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे उसमें एल्जेब्रिक प्रॉब्लम हो, हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इक्वेशन की स्टडी नहीं करी है तो भी कोई टेंशन नहीं है। इस क्लास को देखने के बाद आपको यकीन मानिए इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी आ जाए, आप उस क्वेश्चन को करने में कैपेबल होंगे। इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। शर्त एक ही है कि इस वीडियो को फर्स्ट मिनट से लेके लास्ट मिनट तक आपको पूरा देखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये है वन शॉट रिवीजन किसका, इक्वेशन का, और इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के वो कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इक्वेशन। अब दोस्तों, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो बेसिकली इक्वेशन का मतलब किस चीज से आता है। इक्वेशन माने द इक्वालिटी ऑफ टू थिंग्स, the equality of two things, two items, two numbers, या any two things, any two। माने अगर कोई दो चीजें आपस में इक्वालिटी की फॉर्म में है तो हमेशा एक इक्वेशन बिल्ड होती है। जैसे अगर कहे, बचपन में आपने पढ़ा होगा 2 into 3 कितना आता है, इक्वालिटी टू 6। माने 2 को अगर आप 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 6 आएगा, या ये कहें 3 को अगर आप 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये एक इक्वालिटी मेंटेन हो रही है। आप चाहे तो इसे इक्वेशन कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि यहां जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट की फॉर्म में है। बात समझ में आ गई। जैसे अगर मैं कहूं 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये सारी की सारी क्या है, दीज आर नोन एज इक्वेशन। इन्हें क्या कहेंगे आप, इक्वेशन ही कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं 2x + 3 इज इक्वल्स टू 7, यस इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन यहां पे एक वेरिएबल है, कौन, x। अब अगर वो पूछे बताइए x की कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मतलब इक्वेशन का सेम सिंपल सा है। अब मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल क्यों कहा, देखिए यहां मल्टीप्लाई का साइन आया, क्या आया, किसका साइन आया, मल्टीप्लाई का साइन आया। यहां पे स्क्वायर माने मल्टीप्लाई, यहां पे प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो जहां कहीं भी एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनेगी वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में, जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होगी, उसे आप कहेंगे इक्वेशन। क्या कहेंगे दोस्तों, इक्वेशन कहेंगे। और अगर परफेक्ट इक्वालिटी के फॉर्म में नहीं है तो दोस्तों क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटी कहलाएगी। जैसे अगर मैं कह देता 2x + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 7, तो ये एक इनइक्वालिटी है। अगर मैं कहता 2x + 3 इज लेस देन 7, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। अगर मैं कहता 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7, ये भी एक इनइक्वालिटी है। अगर मैं कहता 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये भी एक इनइक्वालिटी है। अगर मैं कहूंगा 2x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, ये भी एक इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी क्या है, सिर्फ ये परफेक्ट इक्वालिटी होनी चाहिए, ना लेस देन होना चाहिए ना ग्रेटर देन होना चाहिए। तो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में जो एक परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होगी दोस्तों, हम हमेशा क्या कहेंगे, उसे इक्वेशन कहेंगे। और अगर परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं है तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। आइए जरा देखते हैं। हाँ जी सर, लिखा हुआ है इक्वेशन में, अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी इज नोन एज इक्वेशन, एंड अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी दैट इज नोन एज इनइक्वालिटी। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनइक्वालिटी, ठीक है ना।
इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन कितने टाइप की होती है भाई? इक्वेशन के टाइप की अगर हम बात करें तो इक्वेशन को बेसिकली उसकी डिग्री के बिहाफ पे डिफाइन किया जाता है। माने इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या है, उनकी पावर क्या है, उसके बिहाफ पे इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है। अगर इक्वेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री 1 होगी तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। एटमोस्ट डिग्री 2 होगी तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एटमोस्ट डिग्री 3 होगी तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे देखिए इसमें आगे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है इक्वेशन की बात करें, नेचर, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हो गई इक्वेशन, एग्जाम्पल दे रखा है, ये उसका नेचर और ये उसका रीजन गिवन है। जैसे ये एक इक्वेशन है, जरा ध्यान दीजिए इस इक्वेशन के ऊपर। इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक, कौन सा? x। देखिए 8 इज अ कांस्टेंट, 17 इज अ कांस्टेंट, -3 इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट, 9 इज अ कांस्टेंट, 12 इज अ कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। उस कौन सा वेरिएबल है सर? x। उन सभी x में देखिए सभी x की डिग्री क्या है? 1 है। यहां पे डिग्री क्या है? 1। यहां डिग्री क्या है? 1। यहां डिग्री क्या है? 1। डिग्री का मतलब बेसिकली पावर से। तो यहां वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? लिखा हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। इसलिए इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। अब जैसे दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, ये सेकंड वन। अब ये भी एक इक्वालिटी है, देखिए परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में है ना? यहां कितने वेरिएबल्स हैं भाई? कितने वेरिएबल्स है? सिर्फ एक वेरिएबल, कौन सा? x। लेकिन x की डिग्री कितनी है? एटमोस्ट डिग्री कितनी है? 2। एटमोस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या कहलाएगा भाई? देखिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज 2, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। इसके बाद तीसरा, ये रही, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म है। यहां कितने वेरिएबल्स हैं? सर यहां एक ही वेरिएबल है, कौन सा? सर x। x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? सर 3 है, ठीक है ना? माने हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज 3, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहलाएगी? क्यूबिक इक्वेशन। अब ये एक चीज याद रखिएगा, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। तो हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? अब जरा देखिएगा ध्यान से। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? हाँ जी। अब लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहां वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री 1 है, माने इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। माने एक ही ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जो गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकेगी। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री होती है 2। तो यहां कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। अब जैसे क्यूबिक में किसी वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री कितनी होती है? सर 3। तो यहां कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? 3 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? 3 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये याद रखिएगा दोस्तों, हम जो डिग्री की बात कर रहे हैं वो डिग्री तब की बात कर रहे हैं जब किसी भी वेरिएबल की पावर ना ही नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, तब जाके हम इक्वेशन का जजमेंट शुरू करते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है। अब मैं एक बात और समझे, सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने कहा सॉल्व 2x - 3/5 इज इक्वल टू 7। मैंने कहा इसे सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि x की वो वैल्यू बताइए, x की वो वैल्यू बताइए जो इस इक्वालिटी में पुट करने पे इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। x की वो वैल्यू बताइए जो इस इक्वालिटी में पुट करने पे इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। तो हम क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा 38। तो x की वैल्यू 38/2 का मतलब कितना आ गई? 19। अब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप x की वैल्यू 19 इस गिवन इक्वालिटी में पुट करेंगे तो यह इक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगी। जरा पुट करके देखिए 19, तो 19 2 जा 38, 38 - 3 35/7, 7 माने 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। इक्वालिटी प्रूफ हो गई।
7 इक्वल्स टू 7 आ गया, माने इक्वालिटी प्रूफ हो गई, यही तो हम कह रहे थे। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। कोई भी दो चीजें जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होंगी हमेशा एक इक्वेशन बिल्ड करेगी। कोई सी भी दो चीजें जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होंगी हमेशा एक इक्वेशन बिल्ड करेंगी। यहां पे इक्वेशन बिल्ड हो पा रही है, बिल्कुल बिल्ड हो पा रही है। तो ये जो x बराबर 19 है, दैट इज नोन टू बी द सॉल्यूशन और रूट्स और जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहां पे x इक्वल्स टू 19 क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा या रूट कहलाएगा या जीरोस कहलाएगा, किसका, जो गिवन इक्वेशन है उसका। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं दोस्तों, तो यहां कितने वेरिएबल है, यहां एक ही वेरिएबल है। यहां कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यहां डिग्री है सर 1, तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है 1, तो यहां पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आया, x इक्वल्स टू 19, माने x की कोई दो ऐसी वैल्यूज नहीं आएंगी जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। x की हमेशा एक ही वैल्यू निकल कर आएगी जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। बात समझ में आ गई। तो जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री कितनी होती है 1, तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे 1। क्वाड्रेटिक में किसी भी वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकल के आएंगे 2। क्यूबिक में किसी भी वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री होती है 3, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकल के आएंगे 3। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले अलजेब्रिकली सम करेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम फिर क्वाड्रेटिक का शुरुआत करेंगे। जैसे ही हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे सारी चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सब चीजें बताऊंगा। अच्छा, अब जैसे मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की बात करूं भाई, लीनियर इक्वेशन जो होती है, पहली बात इन वन वेरिएबल की बात करूं, इन टू वेरिएबल की बात करूं, इन थ्री वेरिएबल की बात करूं, इन फोर वेरिएबल की बात करें, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस चल सकती हैं। समझ में आ गई बात। अब इन वन वेरिएबल माने एक इक्वालिटी जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एटमोस्ट डिग्री कितनी है 1 है। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। ax प्लस बी इक्वल टू 0, यहां भाई a और b को हम मान लेते हैं कांस्टेंट है, a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गई, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, एक ही वेरिएबल है, तो बस यही हो सकता है। अच्छा, इन टू वेरिएबल की बात करें तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। थ्री वेरिएबल्स की बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। फोर वेरिएबल की बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के प्लस इक्वल्स टू 0। ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस बन सकती हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये हो गई इसकी अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अपने आप ही सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ जी सर, अब सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले देखिए, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से जितना पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना सॉल्व करने में आसान होगा। जरूरी नहीं कि हर जगह क्वेश्चन की आपको मतलब स्टेटमेंट में माने उसको अलजेब्रिकली मैथमेटिकली ट्रीट करना पड़े। जब आपके पास ऑप्शन है तो क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि फ्रैक्शन होता किस तरीके का है। भाई फ्रैक्शन की बात करें तो जो कोई भी फ्रैक्शन होगा वो हमेशा x अपॉन y की फॉर्म में होगा, माने एक ऊपर नंबर होगा एक नीचे नंबर होगा। अब वो नंबर तो हमें पता नहीं क्या क्या है, तो हमने x और y मान लिया। माने यहां पे x जो होगा दैट इज नोन एज न्यूमरेटर और जो y होगा दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर। अब जरा देखिए, कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन माने y की बात कर रहा है, एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5। अब बेटा जी इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को।
सर ये बाई 5 का मतलब +5 इधर होगा या इधर होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आपको जिंदगी में कहीं भी किसी भी जगह कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इस, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, had, exceed, diminished, less, more, get, increase, ये वर्ड कहीं भी है, एक्सेट्रा, ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो जैसे ही स्टेटमेंट के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे, आप तुरंत इक्वलिटी का साइन लगा दीजिए। आप तुरंत इक्वलिटी का साइन लगा दीजिए। अब आपके पास दो साइड है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। उसके बाद जो भी काम होगा हमेशा अदर साइड में होगा, राइट साइड, वो लेफ्ट साइड में कोई भी काम नहीं होगा। मतलब जब तक एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक एक पोर्शन की बात कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक ये इक्वलिटी आ नहीं सकती। जब इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात कंप्लीट हो चुकी होगी, फिर इक्वलिटी आएगी, उसके बाद राइट हैंड साइड की बात शुरू होगी। जब राइट हैंड साइड की बात चल रही होगी तो सिर्फ राइट साइड की बात चल रही होगी। आइए मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। अब जैसे लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड। एक्सीड का मतलब देखिए क्या हुआ, इक्वलिटी मेंटेन हो गई। माने इससे पहले लेफ्ट हैंड चल रहा था और इसके बाद राइट हैंड चलेगा। इससे पहले लेफ्ट हैंड चल रहा था, उसके बाद राइट हैंड चलेगा, और एक्सीड का मतलब इक्वलिटी। अब एक्सीड का मतलब क्या होता है, बड़ा है तो प्लस करेंगे। प्लस कहां होगा, राइट साइड में होगा, क्योंकि इक्वलिटी का साइन आ चुका है। अब जब साइन आ चुका तो जो भी काम होगा अदर साइड में होगा, इस साइड में कोई भी काम नहीं होगा। अब जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ जी सर, जरा पढ़िए। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन माने y एक्सीड द न्यूमरेटर माने इक्वल्स टू x + 5। पहली बात तो ये हो गई, वो कह रहा है इफ 3 be added to both the fraction, the fraction become 3/4। माने इन दोनों में अगर 3 ऐड कर दे, x + 3 और y + 3, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 3/4 के बराबर हो जाता है। ये दूसरी इक्वेशन, बात समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास हैं, अगर उनकी सेपरेट वैल्यू चाहिए तो आपको उतनी ही इक्वलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे यहां दो वेरिएबल्स है x और y, तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इनको सॉल्व करना है तो कम से कम दो इक्वलिटी माने दो इक्वलिटी आपको मेंटेन करके देनी पड़ेगी। क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा ही होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब चाहे तो हम इसे सॉल्व कर ले, चाहे तो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, ये हमारे लिए अगर हमारा पहला ऑप्शन है तो ये हमारे लिए x और ये हमारे लिए y। जरा चेक करिए, 17 = 12 + 5 है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब नीचे वाला चेक करिए, 12 + 3 15 और 17 + 3 20। 5 के टेबल से चला जाएगा 3/4। क्या ये 3/4 के बराबर आ रहा है? यस। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसे सॉल्व करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अगर पेपर में ऑप्शन से हो सकता है क्वेश्चन को, तो ऑप्शन से ही सॉल्व करिएगा। ये इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं थी कायदे में, तो इसे आप वर्बली पढ़ते और इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए और भी क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, हाँ जी सर, कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 300 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h, ठीक है, एंड फर्दर ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। वो कह रहा है देन द एवरेज स्पीड ऑफ द होल डिस्टेंस। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। अब जनरली इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या करते हैं भाई, गया 30 km/h से और लौट के आया 60 km/h से, तो इन दोनों का सम अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 45 km/h, विच इज द रॉन्ग आंसर। और देखिए ऑप्शन में 45 जरूर होगा, ये दे रखा, देखिए आंसर इसका 45 नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है। कैसे, अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो स्पीड बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमेशा याद रखिएगा,
कहीं भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये दो बातें याद रखिएगा। अब सीधे सीधे क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 300 किलोमीटर, माने यहां से यहां तक 300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां तक अगेन 300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, दिल्ली से, मान लीजिए दिल्ली से कलकत्ता की बात करते हैं, तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो रही होगी। लेट कर लिया ये डी डिस्टेंस है, डी किलोमीटर की क्या है, डिस्टेंस, डी किलोमीटर की क्या है, डिस्टेंस। तो गया डी किलोमीटर और लौट के आया डी किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2D किलोमीटर। गया डी किलोमीटर, लौट के आया डी किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 2D किलोमीटर। अब टोटल टाइम 300 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, जरा यहां से देखिए, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है डी, और टाइम, डिस्टेंस तो दे रखी है ना हमें, तो हमें डी मानने की जरूरत ही क्या है। यहां हो जाएगा 600 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर। हाँ, अब जाने में कितना समय लगेगा, 300 डिवाइड बाय 30 माने 10 आवर का समय तो ये लगेगा, और लौट के आने में कितना समय लगेगा, 300 डिवाइड बाय 60 कितना लगेगा, 5 आवर का समय ये लगेगा, माने टोटल हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिएगा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है तो मान लेते आप, सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे गिवन थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो गिवन है यहाँ 300 किलोमीटर गया, 300 किलोमीटर लौट के आया, टोटल डिस्टेंस हो गई 600 किलोमीटर। जाने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 300 अपॉन 30, 10 घंटे जाने में समय लगेगा, लौट के आने में 300 डिवाइड बाय 60, 5 घंटे लौट के आने में समय लगेगा, टोटल समय कितना लग गया, 15 घंटे का। तो स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर की, इसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, अब देखिए, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज twice his present age, the result would be equals to his present age, find the age present age। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं, इसमें बड़ी गलती होती है, इधर प्लस करे इधर माइनस करे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सीखिए। ये कह रहा है इफ थ्राइस ऑफ एज, अब हमने एक ही एज को मान लिया, कंसिडर कर लिया, एक ही एज को हमने x years मान लिया, भाई कुछ तो मानेंगे, a मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थ्राइस ऑफ एज 6 years है, पहले तो 6 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, x - 6, इसका थ्राइस ऑफ एज 6 years है, बी सब्ट्रैक्टेड का मतलब मैंने बताया था इक्वलिटी आ जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज डिक्रीज, एक सेकेंड, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज ट्वाइस एज। अच्छा, सब्ट्रैक्ट किया गया किससे, इसकी ट्वाइस एज से, ट्वाइस एज कितनी होगी इसकी, 2x। अब फ्रॉम देखिए, वर्ड क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, बचपन याद करिए अपना, जब कभी भी ये फ्रॉम आता था तो ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो 2x में से ये माइनस होगा, ठीक है ना, किस में से, 2x में से ये माइनस होगा, किस में से, 2x में से ये माइनस होगा, और वो कह रहा है द रिजल्ट विल इक्वल्स टू हिज परसेंटेज, तो रिजल्ट जो है वो उसकी परसेंटेज के बराबर है, माने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 2x में से माइनस 3x - 18 इज इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, इज इक्वल्स टू हिज प्रेजेंट एज। तो ये हो जाएगा माइनस का x इधर चले जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 18 इज इक्वल टू x की वैल्यू 9, माने इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 9 years। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहूं तो क्वेश्चन पढ़िए, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years है, पहले तो 6 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 1 साल, इसकी एज कितनी होगी, 2 साल, इसकी एज कितनी होगी, 3 साल, ये 6 साल पहले की बात हो रही है,
6 years ago, ठीक है ना, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज का ट्वाइस कितना होगा? 14 ईयर्स। प्रेजेंट एज का ट्वाइस कितना होगा? 16 ईयर्स। प्रेजेंट एज का ट्वाइस कितना होगा? 18 ईयर्स। ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में। इसका थ्राइस भी करना हमें, तो ये 3, ये 6 और ये 3 जा करेंगे तो 9। हाँ, अब ये कह रहा है इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो इसकी प्रेजेंटेज होनी चाहिए, नहीं आ रही है। इसका सब्ट्रैक्शन इनकी प्रेजेंटेज आ रही है, नहीं आ रही है। इसका सब्ट्रैक्शन इसकी प्रेजेंटेज आ रही है, यस। तो आंसर क्या हो सकता है? सी हो सकता है। तो क्वेश्चन को चाहे तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आजकल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है सर? क्योंकि आप कॉमर्स की फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो यह क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्यूशन की बात करें, कह रहा है फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 300 यूनिट्स एंड 900 यूनिट्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹6,800 एंड ₹10,400। अच्छा जी, इसका मतलब ये कह रहा है 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 6,800 का खर्चा आता है और 900 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 10,400 का खर्चा आता है। मतलब देखा जाए 600 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आएगा? इन दोनों के बीच का गैप, 600 यूनिट को प्रोड्यूस करने में इन दोनों के बीच का गैप का खर्चा आएगा। तो 600 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 600 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 10,400 में से 6,800 माइनस कर दें, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आएगा? तो ये हो जाएगा 6800 माइनस 10,400 माइनस 6800, 10,400 माइनस 6800 और डिवाइडेड बाय 600। 6 रुपए का खर्चा आएगा। कितने रुपए का खर्चा आएगा? 6 रुपए पर यूनिट का खर्चा आएगा। अब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने का खर्चा आया? 6 रुपए पर यूनिट का। तो अगर मैं बात करूं 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आएगा? तो टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स कितना खर्चा आ जाएगा? ₹6 इंटू 300 दैट इज इक्वल्स टू ₹1,800। 1,800 रुपए का क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। 1,800 रुपए की क्या आ गई? प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। जबकि ये कह रहा है खर्चा कितना बैठ रहा है? 6,800। माने इस 1,800 को छोड़कर बाकी जो 5,000 रुपए है ये इसकी क्या होगी? फिक्स कॉस्ट होगी। बाकी जो 5,000 रुपए है वो उसकी क्या होगी? फिक्स कॉस्ट होगी। तो मैं अगर इसका कॉस्ट फंक्शन बनाऊं तो इसका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू, भाई 6 रुपए पर यूनिट का खर्चा है माने 6x प्लस 5,000, 6x प्लस 5,000। भाई देखिए ना, 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,800 रुपए। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में गिवन है कि 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है? 6,800। माने 1,800 तो रुपए हो गई इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। बाकी बचा कितना? 6,800 में से 1,800 माइनस करिए, कितना बचेगा? 5,000 रुपए। ये 5,000 क्या हो गई? इसकी फिक्स कॉस्ट हो गई। क्या हो गई? इसकी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? ₹5,000। तो इसकी कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा? भाई 6 is the production cost, X is the number of unit and 5,000 is the fixed cost। बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट लाइन, वो कह रहा है रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट लाइन, ये रही टोटल कॉस्ट लाइन की लीनियर इक्वेशन। ऑल्सो एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट व्हेन द प्रोडक्शन इज 2,500 यूनिट। तो जब प्रोडक्शन कितना होगा? 2,500 यूनिट का होगा, तो एक्स की जगह कितना लगा दे? 2,500 लगा दे। 6 इंटू 2,500 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 5,000, 20,000 रुपए का खर्चा आएगा सर। कितने का खर्चा आएगा? 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹8 पर यूनिट। अब इसका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 8 पर यूनिट का है। इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 8 पर यूनिट का, ₹8 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ x यूनिट्स का कितना होगा? 8x रुपीस। भाई ये तो एक यूनिट को बेचने का खर्चा है, तो x यूनिट को बेचने का खर्चा कितना होगा? 8x रुपीस। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होगा?
प्रॉफिट होगा सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन क्या होगा? ब्रेक इवन होगा सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आई या नहीं भाई? प्रॉफिट होगा इसका मतलब सेल्स प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। लॉस होगा इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल्स प्राइस कम है। और ब्रेक इवन माने वो पॉइंट जिसपे इसकी सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है? बराबर आ रही है। अब सबसे पहले आगे वो क्या पूछ रहा है? इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹8 पर यूनिट देन फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। पहले ब्रेक इवन पॉइंट माने ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में सेल्स प्राइस ये रही और कॉस्ट प्राइस ये रही, इन दोनों को बराबर रख लीजिए। माने ये हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5000 माने 2x इज इक्वल्स टू 5000 माने x इक्वल्स टू 2500। माने अगर वो 2500 यूनिट बनाएगा, अगर वो 2500 यूनिट बनाएगा तो ना ही उसे प्रॉफिट होगा ना ही उसे लॉस होगा। अगर वो 2500 यूनिट बनाएगा तो ना ही उसे प्रॉफिट होगा ना ही उसे लॉस होगा। इसके बाद वह कह रहा है इफ अ प्रॉफिट ऑफ ₹2000 इज टू बी अर्न सेल्स एंड प्रोडक्शन लेवल हैव टू बी एलिवेटेड टू, माने कितनी यूनिट बनाए जिससे उसे 2000 रुपए का प्रॉफिट हो सके। कितनी यूनिट बनाए जिससे उसे 2000 रुपए का प्रॉफिट हो सके। तो प्रॉफिट कितना है? 2000। सेल्स प्राइस कितनी है? 8x माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? ये रही माइनस 6x माइनस 5000। ठीक है ना? तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये 2x बचेगा, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 7000 डिवाइड बाय 2। माने अगर वो 3500 यूनिट बनाएगा, अगर वो 3500 यूनिट बनाएगा तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा? 2000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब वो कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट द प्रोडक्शन लेवल इफ द लॉस इज 3000। तो लॉस के केस में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेल्स प्राइस छोटा होगा। ठीक है ना? लॉस के केस में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेल्स प्राइस छोटा होगा। तो जरा लॉस देखिए, लॉस कितने का हो रहा है इसे? 3000 रुपए का। तो 3000 बराबर अब होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6x प्लस 5000 माइनस सेल्स प्राइस कितना है? 8x। ये बचेगा माइनस का 2x, इधर जाएगा ये माइनस का 2000 माइनस का 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। माने अगर वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो इस कंडीशन में उसे 3000 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। ब्रेक इवन किस पे आएगा? अभी निकाला था हमने। ब्रेक इवन किस पे आएगा? कहां था ब्रेक इवन? ब्रेक इवन निकालने के फिर दोबारा निकाल लेना। सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस रख लीजिए। 8x इज इक्वल टू 6x प्लस 5000 माने x की वैल्यू जब 2500 होगी तो आएगा ब्रेक इवन। ठीक है ना? अगर x की वैल्यू 1000 होगी तो होगा लॉस ऑफ 3000 और अगर x की वैल्यू 3500 होगी तो आएगा प्रॉफिट ऑफ 2000। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आजकल बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना? जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन अपने साथ में लेके जरूर आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अब कुछ क्वेश्चन रखे हैं यहां पे, इसको सॉल्व करना है। कुछ डिफरेंट से क्वेश्चन है, कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपके सारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रखा है कि bx प्लस 2y बराबर 60, by बराबर 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए bx प्लस 2by बराबर 60। अब जरा देखिए ध्यान से, by की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 15। तो bx प्लस 2 इंटू 15 30 बराबर 60। तो bx की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ bx, आंसर कितना होगा इसका? 30 होगा सर। आंसर कितना होगा इसका? 30 होगा। बात समझ। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा। सर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a माइनस बी बराबर p, a प्लस बी बराबर k, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अब आपको देखिए बहुत ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर a माइनस बी और a प्लस बी। अब जरा वैल्यू लगाए तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? p और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? k। तो आंसर कितना आ जाएगा? पी के मूवी वाला pk। बात समझ में आ गई सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5,
c by 2 is equals to 3, then what is the value of 2a plus 2b plus 2c? सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां से c की वैल्यू कितनी होगी? c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, तो 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है? सर a प्लस b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 6 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 22। मैं कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा हमें उस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना होगा। अब जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 48, देन x इंटू वाई। तो यहां हमारी मजबूरी यह है, हमें x और y की सेपरेट वैल्यूज निकालनी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर इसमें x की वैल्यू की बात करें तो ये प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 25 और माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 35, वो माइनस 30, माने 2x इज इक्वल टू माइनस 30, तो x इज इक्वल टू माइनस 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 15 आ गई। अब इस पे आ जाइए, ये माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 54, और डिवाइडेड बाय माइनस 3 कर दे तो y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई सर माइनस 18। y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 18। अब आपसे पूछा क्या? x इंटू वाई। x इंटू वाई का मतलब क्या हो गया सर? क्या हो गया? x इंटू वाई माने माइनस 15 इंटू माइनस 18, 15 इंटू 18, 15 15 225, 15 3 45, 270 हो गया सर। तो प्लस का 270, आंसर क्या हो गया सर? डी हो गया। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, अब 10x प्लस 16y माइनस 6z इक्वल टू 0। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग xy विल सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब बहुत आराम से, बहुत आराम से। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम बात करें इस रिलेशनशिप की तो दे रखा है 23 की पावर xy बराबर 23 की पावर y की पावर x। एक तो रिलेशनशिप ये है। दूसरा हमारे पास है 144 की पावर x इज इक्वल्स टू 12 की पावर y। सबसे पहले तो ये बताइए 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर। देखिए यहां पे इंडाइसिस पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। यहां पे इंडाइसिस पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं, हमें इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम इसे सॉल्व करें ही ना, हम सीधे सीधे एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करके देखें। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला y को। तो जरा इसमें पुट करिए, x की जगह 1 और y की जगह 1। क्या 144 बराबर 12 होगा? नहीं, काट दीजिए। x की जगह 0, y की जगह 1। क्या 144 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 144 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1। और 12 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 12। तो क्या 1 बराबर 12 होता है? नहीं, ये भी काट दीजिए। यहां लगाइए x की जगह 1, y की जगह 2। हाँ, ये हो सकता है सर। देखिए कैसे, 144 की पावर 1 इज इक्वल टू 12 की पावर 2। यस, अब ये और सेटिस्फाई कराइएगा, साथ में ये और सेटिस्फाई कराइएगा। 23 की पावर 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 23 की पावर 2 की पावर 1 माने कितना हो जाएगा? 2। ये भी सेटिस्फाई हो रहा, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? सी होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर से सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है सॉल्विंग दिस एंड दिस वी गेट एक्स एंड वाई। तो आप पुट करके देखिए, जो सेटिस्फाई करे वो आंसर। पहला वाला ऑप्शन x को, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करेगा, माने x की जगह 1 और y की जगह 1। दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 6 और 5 11। 11 में से 16 गया 0, नहीं आएगा सर, ये तो नहीं आएगा। x की जगह 1, y की जगह 2, तो 6 1 जा 6 और 5 2 जा 10, 16 माइनस 16, यस 0। लेकिन अब इसको और सेटिस्फाई कराइएगा, x की जगह 1, y की जगह 2, 3 1 जा 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना आया? 0। यस, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्विंग द इक्वेशन दिस
वो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए, तो एक्स की वैल्यू क्या करके देखेंगे, पुट करके देखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या करके देखेंगे, पुट करके देखेंगे। एक्स की जगह जरा -3 लगाइए, तो 17 की पावर 3 माइनस 6 इंटू -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 18। ये तो कहीं से कहीं तक 1 नहीं आ सकता, ये कहीं से कहीं तक 1 नहीं आ सकता। अच्छा एक बात बताइए, ये वैल्यू 1 कब आएगी, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 कब आएगी, जब 17 की पावर 0 होगा तभी 1 आ सकती है। अगर मैं जनरल बात करूं, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इस 1 को मैंने 17 की पावर 0 रख लिया। अब जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो 3 माइनस 6x बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 1/2 सॉरी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो आंसर क्या होगा इसका, 1/2। चाहे तो आप ऑप्शन से भी पुट करके देख सकते थे। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे रखा है, कह रहा है सॉल्विंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू, अब देखिए जरा, यहां एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, एटमोस्ट डिग्री कितनी है, 2। माने एक्स की दो ऐसी वैल्यूज निकल कर आएंगी, एक्स की दो ऐसी वैल्यू निकल के आएंगी जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो दो इक्वालिटी वाला तो ऑप्शन ए है। तो पहले ए पुट करके देखिए, तो जरा ए पुट करते तो एक्स इक्वल्स टू ए लगाइए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए से इंटू करेंगे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी, यस 0 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अब x बराबर बी और लगा के देखिए, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 0, सेटिस्फाई करना। तो आंसर क्या होगा, ए। भाई देखिए ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की दो ऐसी वैल्यूज निकल के आएंगी जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। बात समझ में आ गई, तो आंसर हो गया ए बी, ठीक है ना। अब आप ये मत कहिएगा ए और बी, ये भी हो सकता था, जब दोनों आंसर एक साथ दे रखे तो आंसर क्या होगा, ए बी। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। माने 3 पर्सन होगा यहाँ पे, एक तो फादर और 2 उसके बच्चे, एक फादर और 2 उसके बच्चे। अब वो कह रहा है द एज ऑफ अ पर्सन, माने फादर की बात कर रहा है, द एज ऑफ अ पर्सन फादर इज twice the sum of the ages of his two sons, twice the sum of the ages of his two sons। पहली बात ये हो गई, twice the sum of the ages of his two sons, ठीक है ना। वो कह रहा है 5 years ago, 5 years ago, और S1 में से भी 5 कम हो गया और S2 में से भी 5 कम हो गया। 5 years ago his age माने फादर्स एज was माने equals to thrice the sum of the एजेस ऑफ हिज टू सन, माने इन दोनों के सम का थ्राइस है। तो जरा यहां से देखिए S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा, f/2, और यहां से S1 प्लस S2 की जगह हम क्या लगा देंगे, f/2, तो f/2 -10 हो गया, -5 और -5, ठीक है ना, और ये हो गया f-5। अब आप क्या करेंगे, इसमें पुट करके देख लीजिए वैल्यू से, सॉल्व मत करिएगा, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना चाहते तो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या पुट कर लीजिए, 60 पुट करते हैं, 60 - 5 55, 60/2 का मतलब कितना हुआ, 30, 30 - 10 करेंगे 20, 20 इंटू 3 करेंगे 60, नहीं होगा 60, तो आंसर नहीं होगा। अब हम पुट करके देखते हैं 52, 52 - 5 47, 52/2 करेंगे तो कितना आएगा, 26, 26 - 10 करेंगे 16, 3 जा 48, नहीं सर से ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना ही ए करा ना ही अभी तक बी करा, सी और चेक करना, नहीं तो आंसर डी तो कंफर्म हो गया। 51 चेक करते हैं, 51 - 5, 51 - 5 माने यहां पे 51 लगा के देख रहे हैं, 51 - 5 46, नहीं सॉरी, हाँ सही है 46। अब 51/2, 51/2 हो जाएगा 25.5, -10 करेंगे तो 15.5, इंटू 3 करेंगे, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर इसका 100% डी आएगा। अब डी जरा चेक करके देख लीजिए, तो 50 - 5 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 50/2 का मतलब 25, -10 करेंगे 15,
15 3 जा 45, यस, तो आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। तो कहीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, कहीं क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 इज सेम एज इट वॉज 3 years ago। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एवरेज लिखा हुआ है, ये 100% मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बिलोंग करना चाहिए कायदे में क्वेश्चन को। ये 100% मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन में कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ये कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 person, माने नंबर ऑफ पर्सन 8 और उसका एवरेज हमने मान लिया x years। क्या मान लिया, x years। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 8x। भाई कैसे कैसे हो जाएगा सर, अर्थमेटिक मीन, इसको रब कर दे रहा हूं, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं बस सम की बात करूं तो सम हमेशा किसके बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, अर्थमेटिक मीन हमने x मान लिया, तो सम कितना होगा, 8x के बराबर। वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 8 इज सेम एज इट वॉज 3 years ago। 3 साल पहले जो एवरेज था वो यही था, माने 3 साल पहले एवरेज कितना था, x years था, बिफोर 3 years। ठीक है ना। When a young member is substitute for an old member, जब यंग मेंबर को एक ओल्ड मेंबर से सब्सटीट्यूट कर दिया गया था तो सेम एवरेज था। जब यंग मेंबर को ओल्ड मेंबर से सब्सटीट्यूट कर दिया गया था तो यही एवरेज था। द इनकमिंग मेंबर इज यंगर टू द आउटगोइंग मेंबर, जो इनकमिंग मेंबर है वो यंगर है और जो गया है वो ओल्डर है। तो वो कह रहा है द इनकमिंग मेंबर इज यंगर टू द आउटगोइंग मेंबर बाय, कितने बने, उन दोनों के बीच में एज का कितना डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में एज का कितना डिफरेंस है। सबसे पहले ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, तो 8x इज इक्वल्स टू 8x माइनस 24, तो x तो गायब हो जाएगा। आप कहेंगे किसकी एज में 24 कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देखिए। ये कह रहा है एक ओल्डर पर्सन गया और एक यंगर आया, माने एक ओल्डर एज का पर्सन गया, ओल्ड एज का पर्सन गया और एक यंग एज का पर्सन आया, माने नंबर ऑफ पर्सन में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उनकी एज में डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आना चाहिए भाई, ये डिफरेंस जो आ रहा है ये डिफरेंस आना चाहिए। कितना डिफरेंस आना चाहिए, माने यंगर और ओल्डर की एज में कितना डिफरेंस होगा, सर 24 साल का डिफरेंस होगा। तभी ऐसा हो सकता है कि दोनों एवरेज क्या आ जाए, सेम आ जाए। 24 साल का डिफरेंस होगा तभी ऐसा हो सकता है कि दोनों क्या आ जाए, दोनों का एवरेज क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम मैंने कलेक्ट की है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आती ही आती है, वर्ड प्रॉब्लम आपको पेपर में मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ एंड द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज बाय 5, द सम ऑफ अ नंबर लेट बी नंबर x एंड द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज बाय 5। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है कितना आएगा सर, इन दोनों का सम आएगा 2x प्लस 5। वो कह रहा है इज माने इक्वल्स टू ग्रेटर देन 11, इज ग्रेटर देन 11, इज ग्रेटर देन 11, तो विच कुड बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर। तो बताइए वो नंबर क्या हो सकता है। यहां देखिए ये क्वेश्चन इक्वालिटी का नहीं है, इज ग्रेटर देन 11 लिखा हुआ है, माने ये परफेक्ट इक्वालिटी नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये बात पूछ रहा है बताइए x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो अब जरा देखिए 5 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू 3 से बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है आपको, x की वैल्यू 3 से बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है आपको, d, तो d इज द आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 45। अब जरा चेक करिए, यहां दोनों नंबर गिवन है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 times द लार्जर नंबर, देन द नंबर्स आर। सबसे पहले इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45, इनके डिफरेंस का स्क्वायर 45 होनी चाहिए। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, इनका डिफरेंस 45, बिल्कुल ठीक है। 5 का स्क्वायर 25,
6 का स्क्वायर 36, इसका डिफरेंस 45 नहीं आएगा तो काट दीजिए। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का डिफरेंस नहीं, कहीं से कहीं तक 45 नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इनका डिफरेंस भी कहीं से कहीं तक 45 नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आगे कंडीशन आप चाहे तो पढ़ लीजिए, वैसे तो एक ही कंडीशन ऐसी है, मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी तो कोई है ही नहीं, तो आंसर तो ए फिक्स हो गया। लेकिन फिर भी वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, इसको स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है 36 इज माने इक्वलिटी 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये लार्जर नंबर के 4 टाइम्स के बराबर है क्या? बिल्कुल है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी सर, द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 4:1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है, ये ऑप्शन देखिए 2 डिजिट के नंबर के ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें 2 जो है वो 10th प्लेस पे है और जो 4 है वो 1st प्लेस पे है। माने 24 में 2 and 4 आर द डिजिट ऑफ द नंबर, 63 में 6 and 3 आर द डिजिट ऑफ द नंबर, 36 में 3 and 6 आर द डिजिट ऑफ द नंबर। ये जो पहला नंबर है ये यूनिट प्लेस पे और जो दूसरा नंबर है वो 10th प्लेस पे। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट, माने एक तो नंबर और फिर उसके डिजिट का सम, नंबर और उसके डिजिट का सम। नंबर क्या हुआ? 24, इसके डिजिट का सम कितना हुआ? 6, कितना आ रहा है? 4:1। दूसरे वाले पे जाइए, नंबर क्या हुआ? 63, इसके डिजिट का सम कितना हुआ? 9, रेशियो कितना आ रहा है? 7:1। नंबर कितना हुआ? 36, इसके डिजिट का सम कितना हुआ? 9, रेशियो कितना आ रहा है? 4:1। तो आंसर या तो अभी बी तो नहीं होगा, आंसर या तो ए होगा या सी होगा, क्योंकि 4:1 दो जगह आ रहा है। अब वो कह रहा है इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। जो नंबर है यूनिट प्लेस पे, जो नंबर है वो 10 डिजिट के नंबर से 3 ज्यादा है। जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 4, ये 10 डिजिट के नंबर से 3 ज्यादा नहीं, यहां तो 2 ज्यादा है। जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 6, ये 10 डिजिट के नंबर से 3 ज्यादा है। यस, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन हो सके, अगर आपको लगता है क्वेश्चन वर्बली सॉल्व हो सकता है तो वर्बली सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 नंबर्स आर सच दैट थ्राइस द स्मॉलर नंबर। अब देखिए दोनों नंबर गिवन है, दोनों नंबर गिवन है, तो हम तो इसे ऑप्शन से ही करेंगे। 2 नंबर्स आर सच दैट थ्राइस द स्मॉलर नंबर, माने पहले वाले का थ्राइस 108, पहले वाले का थ्राइस ये हो जाएगा 3 9 3 27, वो 3 3 9 और 8 3 24, 114, ठीक है ना। छोटे वाले का थ्राइस 45 3 जा 135, पहले वाले का थ्राइस 123, ठीक है ना। वो कह रहा है 2 नंबर्स आर सच दैट थ्राइस द स्मॉलर नंबर एक्सीड ट्वाइस द ग्रेटर वन। इसका ट्वाइस माने 90, इसका ट्वाइस 100, इसका ट्वाइस 108, इसका ट्वाइस 110। अब वो कह रहा है बाय 18, माने इनमें बीच में डिफरेंस 18 का होना चाहिए। यस, यहां तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहां 18 का डिफरेंस है नहीं, यहां 18 का डिफरेंस है नहीं, यहां 18 का डिफरेंस है नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? ए होगा। आंसर कौन सा होगा? ए होगा। अब आप चाहे दूसरी कंडीशन भी चेक करिए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एक कंडीशन पे आंसर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहां तीनों ऑप्शन पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए मैंने आंसर ए लगा दिया। तो मुझे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई 2 ऑप्शन होते जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते, तो फिर मैं दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराऊंगा, मैं दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा के देखूंगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाँ जी सर, अब ये क्वेश्चन मैंने भी आपको कराया था, बहुत ध्यान से देखिए। वो कह रहा है फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 300 यूनिट्स एंड 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ इतना एंड इतना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर। तो इसकी इक्वेशन कॉस्ट लाइन क्या आएगी? कितना आएगा भाई? डिफरेंस कितने का? 6 रुपए पर यूनिट का आया था, तो कॉस्ट लाइन आ गई 6x प्लस 5000। y इक्वल टू कितने आई थी? 6x प्लस 5000। अभी आप देख लीजिए चाहे तो भाई, 300 यूनिट को बनाने में 6800 रुपए खर्च होते हैं, 900 यूनिट को बनाने में 10,400 खर्च होते हैं, तो 600 यूनिट का खर्चा कितना आ गया? 600 यूनिट का खर्चा कितना आ गया? 600 यूनिट को बनाने में प्रोडक्शन में कितने खर्च होंगे? 10,400 में से 6800 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा?
10,400 में से 6800 माइनस कर दीजिए, 3600 आ गया। तो एक यूनिट का खर्चा कितना आया? ₹6 पर यूनिट, ठीक है ना। अब ₹6 पर यूनिट का इसका क्या है? प्रोडक्शन का खर्चा है। तो 300 यूनिट को बनाने में कितना खर्चा लगेगा? 1800। अगर 6800 में से 6800 में से 1800 माइनस कर दो तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 5000। तो इसकी कॉस्ट लाइन क्या होगी? 66 प्लस 5000। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना है? ₹8 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है ₹8 पर यूनिट। तो सेल्स प्राइस फंक्शन क्या हो जाएगा? x यूनिट को बेचने का कितना हो जाएगा? 8x रुपीस। अब वो कह रहा है ब्रेक इवन बताना है, तो इन दोनों को क्या कर दे? बराबर कर दे। भाई सेल्स हमेशा ब्रेक इवन में ना ही हमें प्रॉफिट होगा ना ही हमें लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 6x प्लस 5000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2500। माने 2500 यूनिट अगर ये बेचेगा तो ना ही इसे प्रॉफिट होगा ना ही उसे लॉस होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका और उसके हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या होता है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में, जिसमें किसी भी वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ऐसी इक्वेशन को, ऐसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। भाई एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में जो कि एक परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में है और जिसमें किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री या एटमोस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ऑलवेज इक्वल्स टू, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a विल नेवर इक्वल्स टू 0। a कभी 0 नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पे a कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। 0 इंटू x² करेंगे तो क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होगी। यहां पे a b c ये तीनों वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। ये तीनों वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, x की ऐसी 2 वैल्यूज निकल के आएंगी जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? भाई एक तो होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और टोटल का पावर में 2 है। और एक होगा x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और टोटल का पावर में 2 है। एक को नाम दे दिया हमने अल्फा, एक को नाम दे दिया हमने बीटा। एक को नाम दे दिया हमने अल्फा, एक को नाम ने दे दिया हमने बीटा। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर कांस्टेंट एंड a विल नेवर इक्वल्स टू 0। a कभी 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी चलेगा। b 0 हो सकता है, यस। c 0 हो सकता है, यस। b और c नेगेटिव हो सकते हैं, यस। a नेगेटिव हो सकता है, यस। a की वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन एप्लीकेबल है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये 2 रूट्स है। भाई हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री कितनी होती है? 2। तो कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे? 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अब अगर मैं इन 2 सॉल्यूशन की बात करूं, इसके बिहाफ पे एक जजमेंट करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं पहली बात करूं, फर्स्ट सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा।
ये किसके बराबर आता है? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आता है? दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तीसरा, अब ये मैक प्रॉपर्टी शुरू हो रही है सर, ये आपको गूगल पे कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ इसी लेक्चर में देखने को मिलेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैक प्रॉपर्टी, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इट इज इक्वल्स टू 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। फिर अल्फा क्यूब अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। इन तीनों प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया है मैक प्रॉपर्टी, मयंक अग्रवाल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी और वर्बली सॉल्व हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये बात तो यहां पे खत्म हो गई। ये तो रूट्स निकालने का तरीका हो गया। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इस तरीके से होगी, तो उसके दो रूट्स पॉसिबल होंगे, एक होगा अल्फा, एक हो गया बीटा। ए बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो दो रूट्स होंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो निकल के आएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो निकल के आएगा सी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करेंगे, ये निकल के आएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अल्फा माइनस बीटा करेंगे विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने की अगर बात हो, टू फाइंड एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, to find any quadratic equation we have to find two things। हमें दो चीजें फाइंड करनी होंगी। पहला सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहला सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। hence that quadratic equation will be वो quadratic equation क्या होगी? that is x square minus sum of roots into x plus प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। माने अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको सब कुछ पता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ पता है। तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स बराबर ये लिखा हुआ है, ये रहा सम ऑफ रूट्स और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये कि इफ यू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, तो क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछा हो, हमेशा याद रखिएगा आपको दो चीजें फाइंड करनी है। पहला सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन दो चीजों को फाइंड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देन
then to solve the question, we have to calculate, पहला सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपने ये दो चीजें फाइंड कर ली तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन कैसा भी हो सॉल्व हो जाएगा। जब कभी भी दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप हो, जैसे एक रूट दूसरे का डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, 1/4 है, 3 ज्यादा है, 3 कम है, 5 कम है, 5 ज्यादा है, स्क्वायर है, रेशो है, कुछ भी है, जब कभी भी दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप सम ऑफ रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद चौथी बात, जब कभी भी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करना हो, जब कभी भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करना हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता करना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया चीज वहां पे आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज द b² - 4ac। जरा ध्यान दीजिए इधर, ये वाली वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। भाई सारा खेल इसी का तो है। ये वाली वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये जीरो हुआ तो दोनों रूट्स बराबर, अगर ये 0 से ज्यादा हुआ तो दोनों रूट्स बराबर नहीं होंगे, और अगर ये 0 से छोटा हुआ तो क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये बात भी लिख लेते हैं हम यहां पे। तो फॉर फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे यहां पे, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट माने डी निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू b² - 4ac। अब जरा देखिए, अगर ये इक्वल्स टू 0 हुआ तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल और अनइक्वल, और ये लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी। बात समझ में आ गई। तो सारा खेल किसका है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए b² - 4ac बने, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसमें एक बात और दोस्तों, क्या कि अगर मैं कहूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 + √5 है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 + √5 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 - √5 होगा। एक रूट अगर 2 + √5 है तो दूसरा क्या होगा, 2 - √5। माने ये 100% बात हो गई, ये वाली वैल्यू 2 + √5, तो दूसरा क्या होगा, 2 - √5 होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर करा दिए। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी बातें यहां यूज होने वाली हैं। कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड द अदर बाय 4, माने एक रूट दूसरे से 4 ज्यादा है, माने दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन है। जब दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन होते तो हम क्या करते हैं, दो चीजें निकालते हैं, पहला सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आंसर अपने आप निकल आएगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है क्या है, एक रूट दूसरे से 4 ज्यादा है, माने अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा + 4 होगा। माने अगर एक अल्फा है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा + 4 होगी। अब सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माने इन दोनों का सम, अल्फा + 4 बराबर क्या होता है, -b/a। अब जरा ये हो गया a, ये b, ये c, तो -b/a। जरा देखिए -b कितना होगा, -+8 a का मतलब 1, तो 2 अल्फा बराबर कितना आ गया, 2 अल्फा बराबर कितना आ गया, 4। भाई प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस को, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अल्फा की वैल्यू 2 तो ये कितना होगा, 6। अल्फा की वैल्यू 2 तो ये कितना होगा, 6। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। ये तो आया था सम ऑफ रूट्स। भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा + बीटा।
अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह अल्फा प्लस वो बराबर माइनस बी अपॉन ए लगा दिया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, 2 इंटू 6 12 बराबर क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए माने m अपॉन 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आंसर कितना होगा इसका, 12 होगा। याद रखिएगा, जब कभी भी दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, पहले आप सम ऑफ रूट्स निकालिए, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, अपने आप ही आंसर निकल आएगा सर। ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा था वैल्यू ऑफ दिस, तो सबसे पहले इसे x के बराबर मान ले। सबसे पहले क्या करें, इसे x के बराबर मान ले। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पूरी क्वांटिटी ये भी x बन रही है भाई। अगर आप इसे पढ़े तो 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, माने अगर आप यहां से पढ़े 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट, तो ये भी तो एक x के बराबर है। माने कुल मिला के ये हो गया x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 अपॉन x। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, यहां पे इसका मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, x आया मल्टीप्लाई कर दिया और सबको उठा के इधर ले आया। मैंने कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गई। अब मुझे इसके रूट्स निकालने, माने इसकी वैल्यू निकालनी है, x की कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, तो x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, सबसे पहली बात तो 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। जरा कंपेयर करिए, ये a ये b ये c। अब x इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माने 16 माइनस 4ac, 4 1 जा 4 प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2a का मतलब 2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2। अब जरा देखिए, अंडर रूट 20 में से अगर हम बात करें तो अंडर रूट 20 का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 5, तो 2 एक जैसे एक बाहर निकल आएगा, माने 2 ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा नीचे से भी, तो बचेगा 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 और अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2 प्लस माइनस रूट 5। आंसर कितना आ गया 2 प्लस माइनस रूट 5, माने बी इज द आंसर। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी सर, वो कह रहा है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। इस सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स का नेचर बताना है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी। तो जरा फटाफट से पहले वाले पे आ जाते, फर्स्ट वाले पे डी निकालना है। बी स्क्वायर माने यहां पे बी कितना हुआ, -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यहां 1 हो गया, 4ac माने 64 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां लिख देंगे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। दूसरे पे आ जाइए, डी। हाँ जी, जरा कंपेयर करिए। सबसे पहले ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। अब डी निकालेंगे तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माने -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4 चौक 16 48, कितना बचेगा, दैट इज इक्वल टू 16 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। माने रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। तीसरे पे आ जाइए। हाँ जी सर, कंपेयर करिए। सबसे पहले एबीसी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो डी इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर माने कितना, वो सॉरी बी स्क्वायर माने -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 4 पंजे 20 दूनी 40 विच इज इक्वल टू माइनस का 24 विच इज अ नेगेटिव नंबर। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, चौथे पे आ जाइए। हाँ जी सर, ए बी सी कंपेयर करिए। सबसे पहले ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। अब नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो डी निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माने -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4 दूनी 8 24 दैट इज इक्वल टू 60 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू।
इट मीन्स रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने होंगे तो आप एक ही चीज निकालेंगे, क्या? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वो कहता है कि किसी गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी? माने इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू को गायब कर देगा। तो आप क्या करेंगे? रूट्स रियल एंड इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 रखेंगे, और रूट रियल बट अनइक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 रखेंगे। रूट्स इमेजिनरी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 रखेंगे। और वो कहे रूट्स रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। बात समझ में आ गई सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, इसको सॉल्व करना है तो इसमें तो ऑप्शन पुट करके देख ले, सबसे बढ़िया तरीका है भाई। इस टाइप में हमें कभी वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है कि 2 की पावर x को p माने या y माने, फिर हम इसकी क्वाड्रेटिक बनाए, फिर हम इसे सॉल्व करें। नहीं 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 नहीं, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। x की जगह 5 लगा के देखिए, अगर 5 सेटिस्फाई कर गया तो फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 4 5 लगाइए तो 2 की पावर 5 माइनस 2 3, और 2 की पावर 3 माइनस 5 का मतलब माइनस 2, आना चाहिए था 3। जरा चेक करिए, ये हो गया 8, ये हो गया 1/4, कहीं से कहीं तक 3 नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। x इक्वल्स टू 5 तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, और जब x इक्वल्स टू 5 इसमें आ रहा तो ये भी नहीं होगा। 2 लगा के देखते हैं अब हम 2 लगा के देखते हैं। x की जगह 2 लगाइए तो 2 की पावर 2 माइनस 2 0, और 2 की पावर 3 माइनस 2 1, ये हुआ 1, ये हुआ 2, कितना आ रहा है सम? 3। इनका सम भी कितना आ रहा है? 3, सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार 3 और चेक करिए, क्योंकि 2 तो दोनों में है। 3 और चेक करिए, 3 और चेक करते हैं तो 2 की पावर 3 माइनस 2 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 3, ये बचा 2 की पावर 1, ये बचा 2 की पावर 0, ये हो गया 2, ये 1, ये आ गया 3। इसमें भी कितना आ रहा है? 3। यस, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। पहले तो ये देखिए, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। सबसे पहले याद करिए, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना होता था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना होता था, तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती थी। क्या? पहला सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप वर्बली पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट्स ये और ये हैं। तो पहले इनका सम निकाले, फिर इनका प्रोडक्ट निकाले, और फिर हम डायरेक्ट इक्वेशन निकाले। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लें, फिर इसके बाद हमें दोनों रूट्स पता लग जाएंगे, फिर हम सम निकाले, फिर प्रोडक्ट निकाले, फिर इक्वेशन निकाले। माने कुल मिला के आप दो तरीकों से कर सकते हो। मैं एक एक करके दोनों बता देता हूं आपको, बहुत ध्यान समझना। अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके तो फैक्टर हो सकते हैं ना। क्या फैक्टर होंगे? 12 1 12 के फैक्टर जो 7 आए, 3 और 4, माने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माने x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 और x इक्वल्स टू माइनस 3। मैं ऐसे डायरेक्टली भी बता सकता, मैंने सॉल्व करके जानबूझ के बताया। माने एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अल्फा की वैल्यू हमने मान ली -4 और बीटा की वैल्यू हमने मान ली -3। अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माने -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -4 माइनस माइनस प्लस 3 -1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है ना? कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट 1 लिख दीजिए। मतलब अब आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट 49 और 1 हो। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट 49 और 1 हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स की। तो सम ऑफ रूट्स कितना हुआ? 49 प्लस 1 50। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हुआ? माने इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? 49। तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 50x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 49 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होगी सर। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49, सी वाला आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो गया।
दूसरा तरीका समझिए सर, दूसरा तरीका समझिए। मैं दोनों तरीके इसलिए समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर कभी दिख जाए तो पहले चेक करिएगा कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप रूट्स निकालने में कैपेबल नहीं है तो मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए दो तरीके, दो चीजों की रिक्वायरमेंट, पहला सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम पहले बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स, आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका एक रूट ये है एक रूट ये, माने इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए बी सी, माने ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 12, माने माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माने -7 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। और अल्फा माइनस बीटा याद करिए मैक प्रॉपर्टी से, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब 49 माइनस 4ac, 4 1 जा 4 इंटू 12 48 अपॉन ए स्क्वायर 1 इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 1, आंसर आ गया 50, माने सम ऑफ रूट्स तो आ गया 50। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे इन दोनों का सम था वैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 49 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 49। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। जरा वैल्यू लगाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सी मिलेगा। चेक करके देख लीजिए आपको आंसर क्या मिलेगा? सी मिलेगा। सम ऑफ फ्रूट्स आया 50, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आया 49, वैल्यू लगाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सी मिलेगा। दोनों तरीके हैं आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, माने ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ जी, मैक प्रॉपर्टी क्या कहती थी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता था बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो जरा वैल्यू लगाइए, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ac, तो 2 2 जा 4 इंटू -3 12 अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 4, 28 अपॉन 4 का मतलब आंसर हो गया 7, 28 अपॉन 4 का मतलब आंसर हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2 माइनस रूट 3, आ गया वही क्वेश्चन। तो फ्रॉम देन फाइंड द इक्वेशन। अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा? 2 प्लस रूट 3 होगा। दोनों रूट पता लग गए। अब ये बताइए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए दो चीजों की जरूरत, पहला सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इनका सम कितना होगा? इनका सम कितना होगा? इनका सम हो गया 4। इनका प्रोडक्ट कितना होगा? इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। सम हो गया 4, प्रोडक्ट हो गया 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, आंसर हो गया इसका डी। बात समझ में आ गई सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन हो तो आपको सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है, पहला सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो हम सबसे पहले कंपेयर कर ले तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले तो क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, माने अगर मैं बात करूं अल्फा को अल्फा मानूं तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन अल्फा होगी। अल्फा को अल्फा मानूं तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन अल्फा होगी। भाई एक अगर 2 है तो दूसरा 1 अपॉन 2 होगा, एक 3 है तो दूसरा 1 अपॉन 3 होगा, एक 5 है तो दूसरा 1 अपॉन 5 होगा, एक 2/3 है तो दूसरा 3/2 होगा। यही तो कहना चाह रहा है। तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है।
अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी ऐसी रिलेशनशिप गिवन हो तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालिए। तो सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे। सम ऑफ फ्रूट्स तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बराबर कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, माने -13/5। ये तो आ गया सम। इससे तो कोई फायदा दिख नहीं रहा क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। ये तो हो गया सम। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा बराबर क्या होगा सी अपॉन ए, माने पी अपॉन 5। ये कैंसिल, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5। बात समझ में आ गई। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5। याद रखिएगा जब कभी भी आपको दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, अपने आप ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी सर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, सबसे पहले तो इसे सही कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करिए तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1। अब वो कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां एलसीएम ले लेंगे। क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ये हो गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब जरा देखिए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो ये सारी वैल्यूज लगाऊंगा मैं, जरा देखिएगा ध्यान से। दैट इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, मैक प्रॉपर्टी। तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 1 माइनस 4ac, 4 1 जा 4 अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 1। अब अगले ब्रैकेट में आ जाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। ये सारी वैल्यू लगाते चलिए। बी स्क्वायर माने 1 माइनस 2ac, 2 1 जा 2 प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब हो गया सॉरी हाँ प्लस सी अपॉन ए, तो -1 कितना हो जाएगा -1। ये हो गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अपॉन में क्या है अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए माने -1। माने कुल मिला के आ गया ये अंडर रूट 5। ये हो जाएगा 2 - 1 1 अपॉन -5 -1 माने कुल मिला के आंसर आ जाएगा माइनस का रूट 5। 2 1 जा 2 और 1 3 में से 2 गया 2 बचेगा बेटा, सॉरी ये बचेगा 2, तो माइनस का 2 रूट 5, माइनस का 2 रूट 5। तो आंसर क्या हो गया इसका डी हो गया। आंसर क्या हो गया इसका डी हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाइए। ये कह रहा है इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। माने देखा जाए ये आपसे जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। याद करिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती थी, ये होता था 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। जरा कंपेयर करिए तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 लगाइए जरा। तो 3 - 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 2। 3 - 1 अपॉन 1 आंसर कितना आ गया 2। वर्बली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो सी अपॉन ए की जगह क्या हो जाएगा ए अपॉन सी। ए अपॉन सी का मतलब कितना हो जाएगा ए अपॉन सी का मतलब 2 अपॉन -1। अच्छा ऊपर क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है दैट इज इक्वल टू 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, मैक प्रॉपर्टी। तो 3abc का मतलब क्या हुआ जरा जल्दी से देखिए। 3 2 जा 6, 4 जा 24, 1 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस बी क्यूब माने -4 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 64 आएगा तो प्लस का 64 अपॉन ए क्यूब। ए का क्यूब का मतलब 8। ठीक है ना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ गया 88 अपॉन 8 और इंटू
2/-1, ये 11 हो गया। आंसर आ गया माइनस का 22, आंसर आ गया माइनस का 22। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन थ्राइस द अदर। हाँ जी सर, एक रूट दूसरे का 3 गुना है। मैंने आपको बताया था जब कभी भी दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो अगर एक रूट को मैं अल्फा को कहूं अल्फा, तो बीटा कितना होगा 3 अल्फा। एक रूट दूसरे का 3 गुना है तो एक अल्फा तो दूसरा कितना होगा 3 अल्फा। अब सबसे पहले बात करेंगे सम की, सबसे पहले बात करेंगे सम की। तो सम कितना होगा इसका, अल्फा प्लस 3 अल्फा बराबर क्या होगा -b/a, माने 4 अल्फा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू -b/4 है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होगा इसका, अल्फा इंटू 3 अल्फा माने 3 अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा c/a। अल्फा की वैल्यू वाली लगा दे तो 3 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर बराबर c/a। मैंने अल्फा की वैल्यू ये लगा दी, स्क्वायर करने पे माइनस का b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16ac। 3b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16ac, ये आ गया सर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। अरे सर ये तो कर चुके हैं, क्या निकालना होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। b स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 4ac, 4 2 जा 8, 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस 24, कितना आ गया पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल बट अनइक्वल। आंसर हो गया ए, रियल बट अनइक्वल। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, इसके रूट्स कैसे रखे, इक्वल दे रखे। तो ये हुआ a, ये हुआ b, ये हुआ c। रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर का मतलब 64 माइनस 4ac, 4 2 जा 8 इंटू माइनस का m क्यूब, तो प्लस का 8 m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, 8 m क्यूब की वैल्यू आ गई -64, m क्यूब की वैल्यू आ गई -8, तो m की वैल्यू आ गई -2, m की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये हो गया डी इज द आंसर। नेक्स्ट, वो कह रहा है द सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन दिस, इसके लिए कौन सी x की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करिए। इसे आप सॉल्व करने मत जाइएगा, अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, तो वैसे तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेंगे, लेकिन अगर सॉल्व करना ही चाहते हैं तो 1/x 1/p या 1/q में से किसी एक को उधर ले जाइए, तब जाके एलसीएम लीजिए, तब जाके सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, p पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2p प्लस q, और 1/p कितना हो जाएगा 2/p, सेटिस्फाई नहीं करेगा। -p और -q ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। चेक करके देखिए जरा, -p पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/-p प्लस p प्लस q इज इक्वल्स टू -1/p प्लस 1/p प्लस 1/q। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1/q बराबर 1/q सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही माइनस का q भी इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर क्या हुआ -p और -q। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कर चुके हैं अभी, जस्ट अभी करा है हमने। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अब आ गई क्यूबिक इक्वेशन की बात, अब आ गई क्यूबिक इक्वेशन की बात। तो कभी भी किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, माने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में जो परफेक्ट इक्वलिटी की फॉर्म में है, लेकिन उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, माने उसके कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे 3 सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी 3 सॉल्यूशन गिवन है, जरा ध्यान से देखिए, तो इसमें भी 3 सॉल्यूशन गिवन है। अगर सॉल्यूशन कभी भी आपको दिक्कत करे पुट करने के लिए, वैसे तो आप पुट करके देख लीजिए, देखिए अगर -1 सेटिस्फाई कर गया तो आंसर ए या डी में से कोई एक होगा, और 1 सेटिस्फाई करा तो आंसर बी या सी में से कोई एक होगा। ठीक है ना। -1 पुट करके देखिए, सबसे पहले
सबसे पहले -1 पुट करके देखिए, -1 का क्यूब -1, -6, -11, -6। सर ये कहीं से कहीं तक सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ना ही आंसर ए होगा ना ही आंसर डी होगा। अब हम 1 पुट करके 1 तो देख लेते हैं चेक करके, तो 1 का क्यूब 1, -6 + 11 -6। हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। जब 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, तो अब 3 और -3 में से चेक कर लीजिए। हम 3 पुट कर लेते हैं। 3 का क्यूब 27, -3 का स्क्वायर 9 × 6 54, + 11 × 3 33, -6। माने x की जगह हमने 3 लगा के देखा है। जरा चेक करिए, 27 और 33 60, -54 6 60, 3 सेटिस्फाई करा, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको, क्वेश्चन है x³ - x² + x - 1 = 0, और इसके ऑप्शन दिए कुछ इस तरीके से 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 और 1 1 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सही कर लूं पहले क्वेश्चन को। +x² - x -1 = 0, ये क्वेश्चन है। हाँ जी सर। अब ये इसको सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब जरा x की जगह 1 लगा के देखिए, जरा 1 लगाइए। 1 का क्यूब 1, +1 -1 -1 सेटिस्फाई कर रहा है। जब 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी 1 सेटिस्फाई करेगा। -1 और लगा के देख लीजिए। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 +1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर ए हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, आंसर बी भी तो हो गया। -1 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर सी भी तो हो गया, आंसर डी भी तो हो गया। तो जब कभी भी आपके पास कॉमन सॉल्यूशन हो, जब कभी भी आपके पास कॉमन सॉल्यूशन माने एक ही सॉल्यूशन कई जगह आ रहा है, तो उस कंडीशन में पुट द वैल्यू गेट द आंसर से मत करिएगा क्वेश्चन को। इस कंडीशन में आप क्वेश्चन को फैक्टराइज मेथड से करिएगा। माने अगर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ, तो x - 1, अगला वाला 1 लिखा हुआ तो x - 1, अगला वाला -1 लिखा हुआ था x + 1। इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। अगर गिवन क्वेश्चन आ गया तो आंसर ए होगा, नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्या सर सभी में चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। अगर कभी भी कॉमन सॉल्यूशन होंगे, चाहे वो क्यूबिक की बात हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक की बात हो, हमेशा फिर फैक्टराइज मेथड से ही सॉल्यूशन निकालिएगा। अब देखिए जरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x² - 1 और ये x - 1 है। मल्टीप्लाई करिए, x³ - x -x² + 1। नहीं सर, ये तो नहीं होगा, क्योंकि गिवन इक्वेशन है x³ + x² या माइनस का x² है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, x + 1, x + 1 और x - 1 = 0। ये हो गया x² - 1 और ये x + 1 = 0। ये हो गया x³ - x + x² -1 = 0। क्या ये गिवन इक्वेशन है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहां पे हमारा पूरी की पूरी इक्वेशन का रिवीजन हो गया, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो। और इस वन शॉट रिवीजन के अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली, जिसमें कुछ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के थे, कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे और 2 क्वेश्चन सिर्फ क्यूबिक के, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है ना, बात समझ में आ गई दोस्तों? तो बस यहां पे आपका ये वन शॉट रिवीजन ऑफ इक्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और अब इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को करने में कैपेबल होंगे। पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सारे के सारे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप करने में कैपेबल होंगे, इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।